नमस्कार, मैं आलोक राय। हम लोग मराठा साम्राज्य शुरू किए हैं और मराठा साम्राज्य में हम लोगों ने मराठे कौन है इसको देखा, फिर मराठों का उद्भव कैसे हुआ इसको देखा। हम लोगों ने देखा कि मराठा जो हैं वो आज के आधुनिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। उस समय जो वहाँ राज्य थे वो अहमदनगर और बीजापुर का राज्य था। इसी अहमदनगर और बीजापुर के राज्य में से अपना एक राज्य बनाया मराठों ने, यानी अहमदनगर और बीजापुर के किलों पर अधिकार किया, उनके क्षेत्रों को छीना और अपना एक स्वायत्त राज्य, एक स्वतंत्र राज्य मराठा साम्राज्य के रूप में बनाया और निरंतर इसका विस्तार करते रहे। तो हम लोग इसी कड़ी में सबसे पहले आज हम लोग देखें शिवाजी की वंशावली। शिवाजी की वंशावली, इसमें थोड़ा सा पीछे हम लोग चलें। बाबा जी इनके एक पूर्वज हैं। इनके दो पुत्र हैं, मल्लो जी और बिठो जी। मल्लो जी का विवाह उमाबाई से हुआ और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले का कई विवाह हुए, जिसमें इनकी एक पत्नी है जीजाबाई, एक पत्नी है तूकाबाई, एक पत्नी है नरसाबाई। जीजाबाई से इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक संभाजी जिन्हें हम संभाजी प्रथम कहेंगे, दूसरे शिवाजी। संभाजी प्रथम का निधन 1654 ईस्वी में हो गया। 1600 पोलीगर के युद्ध में 1654 ईस्वी में अफजल खान ने इन्हें धोखे से मार दिया। शिवाजी की भी कई पत्नियां हैं, इसमें सबसे पहली पत्नी जो है साईबाई निम्बालकर। दूसरी पत्नी है सोयराबाई मोहिते। एक पत्नी इतनी इनकी है शकवरबाई या शकवारी बाई। एक पत्नी है इनकी पुतली बाई। इसी साईबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए, ये पुत्र इनका नाम है संभाजी। इन्हें संभाजी द्वितीय कहा जाएगा। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो हैं राजा राम की भी दो पत्नियां हैं। एक है ताराबाई, दूसरी हैं राजसबाई। ठीक। ताराबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्होंने नाम दिया शिवाजी द्वितीय इन्हें कहा जाएगा। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए इनको नाम इन्होंने दिया संभाजी, तो संभाजी तृतीय इन्हें कहा जाएगा। अब ताराबाई ने कहा कि शिवाजी द्वितीय का एक पुत्र है जिसका नाम है राम राजा। ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बाबा जी के दो पुत्र मल्लो जी, बिठो जी। मल्लो जी का विवाह उमाबाई से हुआ और इस विवाह से हम पुत्रों के संदर्भ में एरो लगा दे रहे हैं। शाहजी भोसले का जन्म हुआ। शाहजी भोसले की जो पत्नियां हैं जीजाबाई, तूकाबाई, नरसाबाई। जीजाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो हैं शिवाजी, संभाजी। बड़े पुत्र हैं संभाजी, इन्हें शंभू राजे भी कहा जाता है। और दूसरे पुत्र हैं शिवाजी। तूकाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उसे बैंको जी कहा जाता है या एको जी। ठीक। नरसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें संता जी कहा गया। तो ये बैंको जी, तूकाबाई से पुत्र जो उत्पन्न हुए और नरसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें संता जी कहा गया। शिवाजी की कई पत्नियां हैं। साईबाई पहली पत्नी है, 1641 में विवाह हुआ, बंगलोर में विवाह हुआ। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें संभाजी द्वितीय कहा जाएगा।
सोयराबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें राजा राम। शकवारी बाई पुतली बाई से कोई पुत्र नहीं है। इनकी पुत्रियां भी हैं, शिवाजी की कई पुत्रियां भी हैं। यहाँ संभाजी द्वितीय की जो पत्नी है उनका नाम है यशोबाई। यशोबाई और यशोबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम है साहू जी। साहू जी, ठीक। अब राजा राम की दो पत्नियां हैं, ताराबाई। ताराबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो हैं आपके शिवाजी द्वितीय, और राजसबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो हैं संभाजी तृतीय। यहाँ जो छत्रपति बने, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया, यानी 1674 से इन्हें छत्रपति माने। तो 1674 से 1680, 1674 से 1680 तक, 1680 में शिवाजी का निधन हो गया, तो 1680 तक ये छत्रपति हैं। इनके बाद संभाजी द्वितीय छत्रपति बनते हैं। 1689 तक ये छत्रपति रहते हैं, और इसी समय औरंगजेब इन्हें बंदी बना लेता है, और संगमेश्वर के किले में औरंगजेब इन्हें बंदी बनाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद राजा राम छत्रपति का कार्य किए, ये 1700 तक कार्य किए, और ये जो है 1700 तक राजा राम कार्य किए सिंहगढ़ के किले में। इनकी बीमार थे तो बीमारी से इनका निधन हो गया, और मुग़ल जो है लगातार इनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद ताराबाई ने 1707-8 तक शिवाजी के नाम से शासन संभाला। फिर दरअसल जब संभाजी को बंदी बनाया गया था तो यशोबाई और साहू को भी बंदी बनाया गया था, कभी कलश को भी बंदी बनाया गया था। तो औरंगजेब के निधन के बाद साहू को छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तब साहू मराठा प्रदेश में आए, और साहू 1707 से 1707-8 से छत्रपति हैं। साहू का निधन 1749 में हुआ, और इस समय इनका कोई पुत्र नहीं था साहू का। तब उत्तराधिकार की समस्या आई। दरअसल राजसबाई ने क्या किया था कि ताराबाई को बंदी बना लिया था, और ताराबाई को बंदी बना लिया, सतारा के किले में इन्हें बंदी बना लिया गया था, और ये कोल्हापुर में स्थापित हो गई थी। साहू जो है इन्हें पसंद नहीं करते थे। बाद में ताराबाई ने कहा कि शिवाजी का एक पुत्र है जिसका नाम राम राजा है, तो इसे छत्रपति बनाया गया। और 1750 में संगोला की संधि हो गई, और इस संगोला की संधि में के द्वारा जो पेशवा हैं उस समय बालाजी बाजीराव, उन्होंने संगोला की संधि छत्रपति के साथ की, और एक तरह से छत्रपति के समस्त अधिकार उन्होंने स्वयं धारण कर लिया। तो एक तरह से समझिए कि ये मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी सिर्फ कहने को छत्रपति हैं। ये सतारा में रह रहे हैं, और ये पूना में रह रहे हैं। यानी मराठा साम्राज्य के दो केंद्र हैं, एक जहाँ पेशवा रह रहा है पूना है, और जहाँ छत्रपति रह रहा है सतारा है, ठीक। तो हम लोगों ने ये वंशावली देखी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इससे कई प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक। फिर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं बाबा जी से, ठीक। हटाएं इसको। अब चलिए, अब ये जो पुतली बाई दिख रही हैं शिवाजी की पत्नी, यही पुतली बाई शिवाजी का जब निधन हुआ था तो सती हो गई थी, और शिवाजी का जब निधन हुआ तब जो है राजा राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि संभाजी को शिवाजी ने कैद किया हुआ था। तो उसकी बातें हम लोग शिवाजी में जब आएंगे तब करेंगे। सबसे पहले बाबा जी जो है हिंगाड़ी, वेराड़ी और देवलगांव के ये मुखिया हैं। इन गांवों के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके जो दो पुत्र हैं मल्लो जी और बिठो जी, ये दोनों दौलताबाद चले गए, दौलताबाद, और यहीं इन्होंने सिंदखेड़ के सिंदखेड़ के जाधवों के यहाँ इन्होंने नौकरी कर ली। लखू जी जाधव
लखू जी जाधव के यहाँ ये घुड़सवार के रूप में नौकरी करने लगे दोनों लोग। एक दिन मल्लो जी अपने पुत्र शाहजी के साथ उनके लखू जी जाधव के यहाँ गए। तो ये जो है अपने दरबारियों के साथ, जो इनके कनिष्ठ थे उनके साथ, अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ था, जीजाबाई के साथ। तो इसने जब मल्लो जी को देखा शाहजी भोसले के साथ आते हुए, तो इसने कहा कि देखो कितनी अच्छी जोड़ी है जीजाबाई और शाहजी की। इसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मल्लो जी ने इस बात को सीरियसली लिया और जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे कहा कि सब लोग गवाह हैं, लखू जी ने अपनी पुत्री का हाथ मेरे पुत्र में दे दिया है, मेरे पुत्र के हाथ में दे दिया है। इस बात को लखू जी जाधव बुरा मान गया। इसने इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया। कहा जाता है कि ये लोग अपने गांव चले गए और वहाँ पर इनके खेत में एक खजाना मिला। उस खजाने से इन्होंने एक सेना तैयार की, क्योंकि उस समय जो युवा थे वो सेना में भर्ती होते थे, रोजगार का एक साधन था। तो वो सेना में भर्ती हो गए, ये सेना बनाए और अहमदनगर की सेवा में कार्य करने लगे। अगर अहमदनगर में जब अच्छी स्थिति इनकी हो गई, अहमदनगर के सरदारों में ये जब गिने जाने लगे, तब लखू जी जाधव को अपनी पुत्री का विवाह शाहजी भोसले से करने में अब कोई तौहीन नहीं नज़र आई। तो यह विवाह हो गया किससे? लखू जी जाधव की जो पुत्री हैं जीजाबाई, जीजाबाई का विवाह शाहजी भोसले से हो गया और इसी से दो पुत्र उत्पन्न हुए। अभी हम लोगों ने देखा संभाजी, जिन्हें संभाजी प्रथम हम लोग कह रहे हैं, यही शंभू राजे हैं, और शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की माता जीजाबाई हैं और पिता शाहजी भोसले हैं। इधर ये लोग अहमदनगर की सेवा में हैं और अहमदनगर आपने देखा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि खानदेश का जो विलय है वो मुग़ल साम्राज्य में हो गया है। तो अब मुग़लों का सीधा सीधा क्या है, मुग़ल जो है अब अहमदनगर पे आक्रामक है, अहमदनगर पर आक्रामक है। अकबर ने ही अब्दुर्रहीम खान खाना और अपने पुत्र मुराद के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी अहमदनगर में। फिर इन दोनों में कुछ अनबन हो गई, तब उन्होंने अबुल फजल और दानियाल को के नेतृत्व में सेना भेजी। इस समय अहमदनगर की रक्षा करने के लिए चांद बीबी आ गई। ये चांद बीबी कौन है? चांद बीबी जो है ये बीजापुर की बहू हैं, बीजापुर की बहू हैं और ये अहमदनगर की बेटी हैं, अहमदनगर की बेटी हैं। अब बीजापुर की है जो अली आदिल शाह प्रथम है, उनकी ये अली आदिल शाह प्रथम की ये पत्नी है और हुसैन निजाम शाह की ये पुत्री है। ये इस समय इब्राहिम आदिल शाह, इस समय बुरहान निजाम शाह का शासन था। तो बुरहान निजाम शाह इनके भाई लगते थे चांद बीबी के। उनका शासन बहुत दिन तक नहीं रहा। उसके बाद कई शासक अहमदनगर में हुए। बुरहान के बाद इब्राहिम हुए, अहमद हुए, बुरहान निजाम शाह के बाद इब्राहिम निजाम शाह हुए, इब्राहिम निजाम शाह, फिर अहमद निजाम शाह और फिर जो है बहादुर निजाम शाह। ये बहादुर निजाम शाह का समर्थन चांद बीबी ने किया, क्योंकि उस समय अहमदनगर साम्राज्य में, अहमदनगर दरबार में कई गुट थे जो भिन्न भिन्न जो सुल्तान के दावेदार हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ अहमद निजाम शाह का जो है एक मियाँ मंझू थे उस दरबार में, तो मियाँ मंझू इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः बहादुर निजाम शाह की सफलता मिली और चांद बीबी इनका समर्थन कर रही हैं और उन्होंने मुग़लों से एक समझौता कर लिया और उस समझौते के तहत मुग़लों को अहमदनगर का किला और बरार का छत्र दे दिया गया। दरअसल दरबार में कई गुट हैं, तो कुछ गुट चांद बीबी के खिलाफ
षड्यंत्र किए, जनता को भड़काए कि ये मुग़लों के साथ आत्मसमर्पण कर दें। चांद बेबी की हत्या कर दी गई। तो चांद बेबी का निधन हो गया। अब यहाँ बहादुर निज़ाम शाह के बाद जो शासक बने वो हैं मुर्तज़ा निज़ाम शाह। मुर्तज़ा निज़ाम शाह, ये मुर्तज़ा निज़ाम शाह जो है, इसको हम लोग मुग़लों में डिटेल करेंगे। मुग़लों की जब दक्षिण नीति है उसमें डिटेल करेंगे। यहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी की बात की जा रही है। मुर्तज़ा निज़ाम शाह जो हैं, मुर्तज़ा निज़ाम शाह द्वितीय, इनके शासक बनाने में एक अबिसिनियाई व्यक्ति है मलिक अंबर, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो मलिक अंबर ने क्या किया कि मुर्तज़ा निज़ाम शाह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका थी, तो ये इनका वजीर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि मलिक अंबर जो नाम है यह दक्षिण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो मलिक अंबर है, मलिक अंबर जो वजीर है, इसने दक्षिण में कुछ ऐसे काम किए कि ये दक्षिण भारत के राजनीति का एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। पहला काम इसने क्या किया कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ये जनक है। इसने मराठों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में दीक्षित किया। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, और इसने दक्षिण की जो भू राजस्व नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। उत्तर में अकबर के नेतृत्व में टोडरमल ने जो काम किया था वही कार्य मलिक अंबर भी दक्षिण में करने का प्रयास कर रहा है, जिसे आगे चलकर जब द्वितीय सूबेदारी मिलती है औरंगजेब को तो भी करने का प्रयास करता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं। तो इसके नेतृत्व में अहमदनगर अब पुनः जो है अच्छी स्थिति में आ गया। और इधर जहांगीर शासक है। मुग़लों में अकबर के बाद जहांगीर जब शासक बने तो जहांगीर के पास क्या था, उत्तर भारत तो पूरा अकबर ने जीत के दिया था। अब दक्षिण भारत में भी खानदेश हो चुका था, अहमदनगर का कुछ क्षेत्र भी मुग़लों के अधीन था। तो अब इनकी जिम्मेदारी थी कि साम्राज्य को बढ़ाएं, उत्तराधिकारी हैं तो उसको बढ़ाएं, यानी अहमदनगर को जीतें, बीजापुर, उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा है। तो इन्होंने कई सेना दल भेजा। 1608 में एक भेजा, फिर 1611 में भेजा, 1608 में खाना को भेजा। कोई बहुत सफलता नहीं मिली मलिक अंबर के सामने, क्योंकि मलिक अंबर मराठों का प्रयोग गुरिल्ला युद्ध में करके मुग़ल सेना को अव्यवस्थित कर देता था। जहांगीर को भी मराठों का महत्व समझ में आया। पहला मुग़ल बादशाह है जिसने मराठों के महत्व को समझा और मराठों को अपने मनसबदारी में स्थान दिया। ठीक, 1611 में इसने दो तरफ से भेजा। एक तो अब्दुल्ला खां गुजरात का सूबेदार था, उसको कहा तुम गुजरात की तरफ से आक्रमण करो। खान जहां लोदी और मान सिंह को कहा कि आप लोग खानदेश की तरफ से आक्रमण कीजिए, जिससे अहमदनगर मलिक अंबर घिर जाए। लेकिन उसमें अब्दुल्ला खान ने क्या किया, थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी। वो समझा कि हम पहले आक्रमण करके मलिक अंबर को हरा दें तो सारा श्रेय हमें बादशाह से मिल जाए। लेकिन मराठों का प्रयोग करके मलिक अंबर ने अब्दुल्ला खां को विवश कर दिया गुजरात भागने के लिए। हालांकि जहांगीर ने बहुत उल्टा सीधा बोला उसको, अब्दुल्ला खां को, कि ये सब क्या बेवकूफ़ी कर दिए। अंत में जहांगीर ने 1616 में अपने पुत्र खुर्रम 1616 में अपने पुत्र खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि देकर दक्षिण भेजा। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहाँ बनेंगे। तो ये खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि देकर खुर्रम को सफलता मिली है। मलिक अंबर को उसने पराजित किया। मलिक अंबर से एक संधि हुई, उसमें उसने अहमदनगर का किला दे दिया जो उसने 1610 में उस पर अधिकार कर लिया था। फिर बरार वाला क्षेत्र उन्हें दे दिया गया। 1617 में ये संधि हो गई और इस संधि को कराने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो बीजापुर के जो उस समय बादशाह थे उनकी भूमिका थी, इब्राहिम आदिल शाह की। तो आदिल शाह को इसने अपना पुत्र भी कहा, आसफ जाह की उपाधि भी थी जहांगीर ने। तो यहाँ 1617 में एक संधि हो गई, लेकिन अभी अहमदनगर समाप्त नहीं हुआ है। फिर 1621 में, 1617 के बाद 1620 में इस संधि की अवहेलना करना मलिक अंबर ने शुरू कर दिया। फिर 1620 में जहांगीर ने, खाना तो थे ही दक्षिण में लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तो फिर जहांगीर ने खुर्रम को भेजा। खुर्रम कंधार में व्यस्त थे, वहाँ से फुर्सत पाए तो फिर 1621 में ये दक्षिण आ गए। इस समय भी
खुर्रम को सफलता मिली, इसने अहमदनगर को पराजित किया। बीजापुर और गोलकुंडा को भी विवश किया धन देने के लिए। 8 लाख रुपया अहमदनगर ने दिया, बीजापुर ने 12 लाख रुपया दिया, गोलकुंडा ने 20 लाख रुपया दिया। इस तरह से दक्षिण में पुनः जो है खुर्रम सफल हुआ। लेकिन उस समय नूरजहाँ के मूड का कुछ पता नहीं लग रहा था कि किसको उत्तराधिकार के लिए समर्थन करने वाली हैं। तो खुर्रम यहाँ बहुत दिन नहीं रुका, वो उत्तर चला गया और आगे चलकर 1623 में उसने विद्रोह ही कर दिया। ठीक, जब शाहजहाँ बादशाह बना तब उसने दक्षिण में, क्योंकि विद्रोह के समय भी दक्षिण आया था, पहली बार तो मलिक अंबर ने उसकी सहायता नहीं की थी, दूसरी बार जब आया था तब उसकी सहायता की थी। तो जब शाहजहाँ बादशाह बना तभी 1628 में खान जहाँ लोदी ने विद्रोह कर दिया। 1628 में खान जहाँ लोदी ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह के दमन के लिए शाहजहाँ को दक्षिण आना पड़ा। लेकिन इसी समय, हालांकि इस समय इसके पहले ही 1627 में मलिक अंबर का निधन हो चुका है। मलिक अंबर के निधन के बाद फतेह खां उसका उत्तराधिकारी बना, वजीर बना। और फतेह खां जब वजीर बना तब इसने क्या किया कि मुर्तज़ा निज़ाम शाह की हत्या कर दी और उसकी जगह हुसैन निज़ाम शाह को शासक बनाया। एक बालक हुसैन निज़ाम शाह को शासक बनाया और हुसैन निज़ाम शाह को शासक बनाकर इसने फिर वजीरी का कार्य किया। मुग़लों ने इस पर आक्रमण किया, तब इसने क्या किया कि मुग़लों की सेवा में चला गया। मुग़ल सेवा में अभी नहीं जाता है, 1632 में जाता है। यहाँ शाहजहाँ जब 1628 में जब खान जहाँ लोदी का विद्रोह हुआ, उसमें मलिक अंबर मलिक अंबर तो है नहीं इस समय, अहमदनगर उसकी सहायता कर रहा था, तब शाहजहाँ को स्वयं आना पड़ा। लेकिन 1630 ईस्वी में दक्षिण में एक अकाल पड़ा था और उसी समय 1631 में मुमताज़ महल का निधन हो गया। इससे शाहजहाँ का मन अब लग नहीं रहा था, वो चला गया, वो गया। लेकिन इधर 1630 में एक घटना घटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1630 में अहमदनगर के दरबार में एक षड्यंत्र के तहत जो शाहजी के ससुर हैं लखू जी, उनकी हत्या कर दी गई और शाहजी भोसले ने विभिन्न युद्ध अहमदनगर की तरफ से जीता था, लड़ा था। तो इससे प्रभावित होकर मलिक अंबर ने शाहजी भोसले को 1622 ईस्वी में क्या कर दिया, 1622 ईस्वी में पूना और सूपा की जागीर दे दी। दादाजी जगदेव से पूना, जो कि बीजापुर के सरदार थे, उनसे शाहजी भोसले ने पूना को जीता था। तो इससे प्रसन्न होकर 1622 ईस्वी में मलिक अंबर ने पूना और सूपा की जागीर शाहजी भोसले को दे दी। यह भोसले परिवार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि भोसले परिवार की है और भोसले परिवार के उत्थान की नींव यहाँ इस जागीर से रख दी गई। लेकिन जब 1630 में लखू जी यादव की हत्या हो गई, तब शाहजी भोसले क्या किए कि अहमदनगर की सेवा छोड़कर मुग़लों की सेवा में चले गए, मुग़ल सेवा में चले गए और यहाँ मुग़ल सेवा में 1632 तक रहे। तभी मुग़लों ने फतेह खां को पराजित किया और फतेह खां को विवश किया अपनी सेवा में आने के लिए। तो फतेह खां जब मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लिया तो फतेह खां को भी फिर ये जो शाहजी को जागीर दी गई थी पूना की, वो जागीर फतेह खां को दे दी गई। इससे शाहजी भोसले रुष्ट हो गए और वो मुग़ल सेवा छोड़कर चले आए। इसी बीच क्या हुआ कि 1633 ईस्वी में महावत खां, क्योंकि फतेह खां जो है ये बहुत ही अस्थिर व्यक्ति है, कभी बीजापुर के साथ रहता है, कभी मुग़लों के साथ रहता है। तो शाहजहाँ ने ये आदेश दिया महावत खां को कि इसको निपटा दो। तो महावत खां ने इसको घेर लिया। फतेह खां को मजबूर किया गया हुसैन निज़ाम शाह को मुग़लों को देने को। इन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया, ग्वालियर के किले में इन्हें कैद कर दिया गया और फतेह खां को लाहौर भेज दिया गया। यानी 1633 ईस्वी में अहमदनगर का विलय मुग़ल साम्राज्य में कर लिया गया। लेकिन 1633 में क्या किया शाहजी भोसले ने कि उन्होंने निज़ाम शाही वंश के एक बालक मुर्तज़ा निज़ाम शाह तृतीय, मुर्तज़ा निज़ाम शाह तृतीय को सुल्तान बनाकर उसकी ओर से अहमदनगर की तरफ से लड़ने लगे। और इस समय इनकी सहायता बीजापुर भी कर रहा है।
और पूरे अहमदनगर पर तो मुगलों का अधिकार था नहीं, तो कोंकण प्रदेश में जितने अहमदनगर के सरदार थे वो भी इनके साथ हैं। बीजापुर ने इनकी सैन्य सहायता की। तो ये लड़ाई अब शाहजी मुर्तज़ा निज़ाम शाह तृतीय की ओर से कर रहे हैं, यानी इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं शाहजी भोसले। 1636 ईस्वी में अब शाहजहाँ खुद आता है दक्षिण की तरफ पुनः, और 1636 में जब आता है तब इस बार उसने बीजापुर को भी पराजित किया, और बीजापुर को पराजित करने के पश्चात गोलकुंडा को भी पराजित किया। एक संधि हुई 1636 में, और इसी समय शाहजी भोसले को भी जुन्नार किले में घेर लिया गया। शाहजी को मजबूर किया गया मुर्तज़ा निज़ाम शाह को सौंपने को। मुर्तज़ा निज़ाम शाह को इन्होंने मुग़लों को सौंप दिया। इन्हें महोली में नज़रबंद किया गया। फिर जो इनके पुत्र हैं शाहजहाँ के मुराद बख्श, उनसे शाहजी ने संपर्क किया। उनकी सिफारिश पर शाहजहाँ ने इन्हें कहा कि ठीक है 5000 की मनसबदारी ले लो। ये जो मनसबदारी दी गई थी 1630 में जब मुग़लों की सेवा में गए थे शाहजी भोसले, तो उस समय भी इन्हें 5000 की मनसबदारी दे दी गई है। 5000 का मनसबदार बनाया गया था। इनके भाई मानी जी को भी सूबेदार बनाया गया। ये अपने पुत्र संभाजी जो इनके बड़े पुत्र हैं इनको भी साथ ले गए थे। यानी ये तीनों लोग मुग़ल सेवा में तब गए थे, बाद में मुग़ल सेवा छोड़कर चले आए। फिर 1636 में मुराद बख्श की सिफारिश पर शाहजहाँ ने कहा ठीक है 5000 की मनसबदारी ले लो, और या पूना की सूबेदारी भी तुम्हें चाहिए ले लो, जागीर भी ले लो पूना की, या फिर अगर बीजापुर की सेवा में जाना चाहते हो तो बीजापुर की सेवा में चले जाओ। तो बीजापुर ने शाहजी भोसले को अपने में ले लिया अपनी सरदारी में, और 1636 की जो संधि हुई बीजापुर के साथ, उसमें शाहजी भोसले से संबंधित एक धारा भी जोड़ी गई। उसमें कहा गया कि शाहजी भोसले को आप मुग़ल सीमा पर नहीं तैनात करेंगे। उन्हें अगर अपनी सेवा में आपको लेना है तो उन्हें आप अपने राज्य के दक्षिण क्षेत्र में तैनात कीजिए, दक्षिणी क्षेत्र में तैनात कीजिए। तो इनकी तैनाती जो शाहजी भोसले की बीजापुर ने की, वो बंगलूर और मैसूर पठार यानी पूर्वी कर्नाटक वाले भाग में इनकी तैनाती की गई। वहाँ पर इन्होंने एक स्वायत्त राज्य अपने लिए बना लिया। बीजापुर के बहुत ही प्रतिष्ठित सरदार हैं। बीजापुर के एक और सरदार हैं रंधौला खां, जो इनके मित्र हैं। तो इस तरह से 1636 में ये बीजापुर की सरदारी स्वीकार कर लिए, यानी अब ये अस्थायी रूप से बीजापुर की सेवा में चले गए। और वहीं इन्होंने एक स्वायत्त राज्य अपने लिए पूर्वी कर्नाटक में बना लिया। इनके पुत्र जो शिवाजी उत्पन्न हुए, उनको इन्होंने पूना की जागीर में भेज दिया। 1636 वाली जो संधि हुई थी, उस संधि में ये भी कहा गया था मुग़लों की तरफ से कि पूना, परंदर, गुलबर्गा, कोल्हापुर ये सब बीजापुर को दे दिए गए थे। तो पूना की जागीर इनके पास थी, तो पूना की जागीर में शिवाजी को, उनकी माता जीजाबाई को और बाबा कोणदेव को भेज दिया गया। यहाँ ये शासन करने लगे बंगलुरु में। इसी समय क्या हुआ कि शिवाजी अब बीजापुर के किलों को अपने स्वायत्त राज्य बनाने, वो किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो स्वायत्त राज्य बनाने के लिए वो बीजापुर के किलों को जीतना शुरू किए। तो ऐसा बीजापुर के दरबार में ऐसी बात होने लगी कि शाहजी के प्रश्रय पर, शाहजी के शाह पर शिवाजी ऐसा कार्य कर रहे हैं। रंधौला खां का तब तक निधन भी हो गया। उसी समय 1648-49 में शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शिवाजी ने उन्हें छुड़ाया। शाहजी 1656 में पूना भी आए, शिवाजी की जागीर को भी देखा। अंततः 1664 ईस्वी में शाहजी भोसले का निधन हो गया। तो आगे हम लोग अब शिवाजी की बात करेंगे और देखेंगे कि शिवाजी ने किस प्रकार मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। धन्यवाद।